ऑल वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से कहानी विधा के प्रश्नों को देखेंगे। हमने पिछली वीडियो में महिला कहानीकार से संबंधित कुछ रचनाकारों को देखा था। आज के इस वीडियो में हम बाकी रचनाकार जो रह गए थे उनसे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और आज का यह वीडियो प्रारंभ होने वाला है मणिका मोहिनी से। हमने डॉक्टर उषा यादव तक के प्रश्नों को देख लिया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। आज हम जिस कहानीकार से प्रारंभ करने वाले हैं वो है मणिका मोहिनी। पहला प्रश्न है, मणिका मोहिनी की कहानियाँ मुख्य रूप से किस प्रवृत्ति को रेखांकित करती हैं? सही उत्तर क्या होगा? आधुनिक समाज में स्त्री की बोल्डनेस। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। आज के बदलते हुए समाज में जबकि स्त्रियों का कार्यक्षेत्र विस्तृत हो गया है और उनके शोषण की नई नई स्थितियाँ उत्पन्न होती जा रही हैं, उन्हें अधिक बोल्ड होने की आवश्यकता है। मणिका मोहिनी की कहानियाँ इसी बोल्डनेस की कहानियाँ हैं। अगला प्रश्न है, खत्म होने के बाद प्रकाशन वर्ष 1972 और अपना अपना सच प्रकाशन वर्ष 1982 किसके कहानी संग्रह है? सही उत्तर क्या होगा? मणिका मोहिनी के कहानी संग्रह है। इनके अन्य कहानी संग्रहों को देख लेते हैं। पहला कहानी संग्रह है खत्म होने के बाद, प्रकाशन वर्ष 1972। अभी तलाश जारी है, प्रकाशन वर्ष 1976। स्वप्नदंश, प्रकाशन वर्ष 1978। पारू ने कहा था, प्रकाशन वर्ष 1979। अपना अपना सच 1982। ढाई आखर प्रेम का 1983। अन्वेषी 1986। मणिका मोहिनी। अन्वेषी, ढाई आखर प्रेम का, अपना अपना सच, अभी तलाश जारी है, पारू ने कहा था। ठीक है, इनके प्रकाशित कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है, मणिका मोहिनी के नारी पात्रों की बोल्डनेस किस रूप में व्यक्त हुई है? सही उत्तर क्या होगा? उपर्युक्त सभी यानी पति के साथ एक रस्ता की जिंदगी को नकारने में, पत्नी के बजाय दोस्त बनकर जीने में, भावनाओं से मुक्त होकर व्यावहारिक निर्णय लेने में। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। आपके नारी पात्रों की यह बोल्डनेस पति के साथ अविश्वास, ऊब, झुंझलाहट और एक रास्ता की जिंदगी बिताने की नियति को नकारने, पर पुरुषों की प्राप्ति के लिए भटकने, पत्नी नहीं दोस्त बनकर जीने, शारीरिक संबंधों से विरक्ति होने, नई नई दोस्तियां करने, अनेक प्रकार से पति को झुठलाने, पति के साथ समान धरातल पर प्रतिष्ठित होने का अहम पालने तथा सभी प्रकार की भावनाओं से मुक्त होकर ठोस धरातल पर व्यावहारिक निर्णय लेने में व्यक्त हुई है। अगला प्रश्न है, ढाई आखर प्रेम का, प्रकाशन वर्ष 1983 और अन्वेषी, प्रकाशन वर्ष 1986 की लेखिका कौन है? सही उत्तर क्या होगा? मणिका मोहिनी। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार मणिका मोहिनी की कहानियों में वर्णित बोल्डनेस के बजाय और क्या बदलना आवश्यक है? सही उत्तर क्या होगा? पूंजीवादी व्यवस्था और उपभोगवादी दृष्टि। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। वस्तुतः इस बोल्डनेस के पीछे कोई वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं है। आवश्यकता मात्र बोल्ड होने की नहीं, पूरी पूंजीवादी व्यवस्था एवं उपभोगवादी दृष्टि के बदलने की है। तथ्य देख लेते हैं। अगला, उपर्युक्त पूर्व प्रतिष्ठित और चर्चित महिला कहानीकारों के बाद अब उनकी एक और पीढ़ी उभरकर सामने आई है। हमने प्रारंभ में जब महिला कहानीकार वाला सेक्शन प्रारंभ किया था तो हमने देखा था कि उसमें दो प्रकार की पीढ़ी कार्यरत है या सक्रिय है कहानी के क्षेत्र में। तो जो पहली पीढ़ी के रचनाकार थे उनसे संबंधित प्रश्नों को हमने देख लिया, यानी मणिका मोहिनी तक के जो रचनाकार थे वो पहली पीढ़ी के रचनाकार थे। अब जो हम रचनाकार देख रहे हैं यानी कहानीकार, महिला कहानीकार को देख रहे हैं, वो दूसरी पीढ़ी के कहानीकार हैं। तो इनमें अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से कुसुम चतुर्वेदी हैं, ज्योत्सना मिलन है जिनका समय 1941 से 2014 है, मीरा सीकरी है, जन्म वर्ष 1941 है, मैत्रेयी पुष्पा है, जन्म वर्ष 1944 है, नमिता सिंह, जन्म वर्ष 1944 है, डॉक्टर कुसुम खेमानी, जन्म वर्ष 1944 है, उषा किरण खान, जन्म वर्ष 1945 है, कमल कुमार 1946 जन्म वर्ष है, दीपक शर्मा, जन्म वर्ष 1946 है, डॉक्टर अर्चना वर्मा, समय है इनका 1946 से 2019, लता शर्मा, जन्म वर्ष 1947, नासिरा शर्मा, जन्म वर्ष 1948, उषा महाजन 1948, रीता शुक्ल 1950, मुक्ता 1954, क्षमा शर्मा 1955, पद्मा राय 1955, डॉक्टर पूनम सिंह 1955, सारा राय 1956, गीतांजलि श्री 1957, मधु कांकरिया 1957, मीराकांत 1958, डॉक्टर रंजना जायसवाल 1958, विभा रानी 1959, उर्मिला शिरीष 1959, लवलीन का समय है 1959 से 2009, जया जादवानी का जन्म वर्ष है 1959, सुषमा मुनीन्द्र 1959, डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल 1959, अलका सारावगी इनका जन्म वर्ष है 1960, डॉक्टर स्वाति तिवारी 1960, इला प्रसाद 1960, नीला प्रसाद, एक सेकेंड,
नीला प्रसाद, नीला प्रसाद 1961, डॉक्टर शरद सिंह 1963, पद्मा शर्मा 1963, रजनी गुप्त 1963, गीता श्री 1965, जयंती 1965, सोमा भारती 1966, डॉक्टर किरण सिंह 1966, मनीषा कुलश्रेष्ठ 1967, रजनी मोरवाल 1968, वंदना राग 1968, अल्पना मिश्र 1969, डॉक्टर कामना सिंह 1970, प्रज्ञा 1971, कविता 1973, शर्मिला बोहरा जालान 1973, पंखुरी सिन्हा 1975, सोनी पांडे 1975, आकांक्षा पारे कासिर 1976, नीलाक्षी सिंह 1978, ज्योति चावला 1979, इंदिरा दांगी 1980, योगिता यादव 1981, उपासना 1984, ज्योति कुमारी 1985, जयश्री राय, प्रतीक्षा, वंदना शुक्ला, रमा सिंह आदि उल्लेखनीय हैं। इनमें प्रथम 11 लेखिकाएं वय की दृष्टि से पिछली पीढ़ी की मानी जाएंगी, किंतु इनके संग्रह इधर प्रकाशित हुए हैं, इसलिए इनकी चर्चा नई पीढ़ी के साथ की गई। यानी इन्होंने कहानियाँ जो लिखी हैं वो प्रथम पीढ़ी के लेखिकाओं के साथ ही लिखी हैं, तो उनके समकालीन ही हुई। लेकिन जब संग्रह की बात करते हैं तो संग्रह का जो प्रकाशन है वो दूसरी पीढ़ी के रचनाकारों के समय प्रकाशित हुई हैं। तो इस तरह अगर हम देखें तो दूसरी पीढ़ी की 11 लेखिकाएँ जो हैं वो वय के अनुसार पहली पीढ़ी में उनकी गणना होनी चाहिए थी। ठीक है, खैर हम यही दूसरी पीढ़ी में इनको जानते हैं और इनके विषय में और इनके कहानी संग्रहों से परिचित होते हैं। तो इनमें दूसरी पीढ़ी के रचनाकारों में पहला नाम है कुसुम चतुर्वेदी का। ठीक है, पहला प्रश्न है, कुसुम चतुर्वेदी की कहानियों में नारी की कौन सी छवि मुख्य रूप से उभरती है? सही उत्तर क्या होगा? वह भीतर ही भीतर अनबुझी चिंगारी की तरह सुलगती रहती है। अगर हम कुसुम चतुर्वेदी की कहानियों में नारी की छवि देखें तो ऐसी स्त्री की छवि उसमें उभरती है जो भीतर भीतर अनबुझी चिंगारी की तरह सुलगती रहती है। तथ्य देख लेते हैं। श्रीमती चतुर्वेदी की कहानियाँ सामान्यतः मध्यवर्ग के पारिवारिक परिवेश को केंद्र में रखकर लिखी गई है। यदा कदा लेखिका ने मध्यवर्ग के बाहर जाकर झांकने की कोशिश भी की है। इन कहानियों में आज के संक्रमणशील जीवन की सम विषम स्थितियों के बीच नारी का दुख दर्द ही साकार हुआ है, किंतु इस दुख दर्द के माध्यम से उसकी जो छवि उभरती है, उसके मन की जो परतें खुलती हैं, उसके स्वभाव और चरित्र का जो रहस्य उद्घाटित होता है, परंपरा और आधुनिकता की संक्रांति के बीच उसकी जो सोच और मूल्य चेतना उभरती है, वह पाठक के मन को बहुत गहरे जाकर स्पर्श करती है। श्रीमती चतुर्वेदी की नारी ना तो खुलकर विद्रोह करती है, न चुपचाप सब कुछ स्वीकार कर लेती है। वह भीतर ही भीतर अनबुझी चिंगारी की तरह सुलगती रहती है। नारी जीवन के दायरे से बाहर आधुनिक जीवन की अन्य विसंगतियों को उजागर करने वाली कहानियां भी आपने लिखी हैं, किंतु आपकी कहानियों का आकर्षण संक्रमणशील समाज के भीतर विविध भूमिकाएं निभाने वाली नारियां ही हैं, जिनकी रचना संवेदना के सघन परमाणुओं से हुई है। अगला प्रश्न है, मेला उठने तक प्रकाशन वर्ष 2012 किसका कहानी संग्रह है? सही उत्तर क्या होगा? कुसुम चतुर्वेदी का कहानी संग्रह है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। बहुत पहले से कहानियाँ लिखती आ रही हैं, यानी कुसुम चतुर्वेदी जी बहुत पहले से कहानियाँ लिखती आ रही हैं। आपकी कहानियाँ माध्यम, संचेतना, सारिका, वामा, धर्मयुग, आजकल आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। आज तक आपके 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनमें पहला है तीसरा यात्री, प्रकाशन वर्ष 1997, आंगन में उगी पौध, प्रकाशन वर्ष 2000, मेला उठने तक, प्रकाशन वर्ष 2012। अगले रचनाकार हैं ज्योत्सना मिलन, इनका समय है 1941 से 2014। पहला प्रश्न है, उम्मीद की दूसरी सूरत, प्रकाशन वर्ष 2003, किस लेखिका की रचना है? सही उत्तर क्या होगा? ज्योत्सना मिलन। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। इनके अब तक 4 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। चीख के आर पार, प्रकाशन वर्ष 1979, खंडहर तथा अन्य कहानियाँ 1982, अंधेरे में इंतजार 1986, उम्मीद की दूसरी सूरत 2003। ये 4 कहानी संग्रह हैं ज्योत्सना मिलन के। अगली रचनाकार हैं मीरा सीकरी, इनका जन्म वर्ष है 1941। प्रश्न है, तप्त समाधि, प्रकाशन वर्ष 1913, पाठ्यक्रमानुसार संशोधित तिथि 2013 संभावित है। एक सेकंड ये देख लेती हूँ। एक सेकेंड। तप्त समाधि 1913 इसका समय है। तप्त समाधि तथा अन्य कहानियाँ, पूरा नाम क्या है? तप्त समाधि तथा अन्य कहानियाँ। ये एक संग्रह है और इस संग्रह की रचना किसने की है? उत्तर क्या होगा? मीरा सीकरी। ठीक है।
तथ्य देख लेते हैं। इनकी अब तक 4 कहानी संग्रह प्रकाशित हुई हैं। पैतरे तथा अन्य कहानियाँ, अनकही, बलात्कार तथा अन्य कहानियाँ, तप्त समाधि तथा अन्य कहानियाँ। प्रकाशन वर्ष 1913। ठीक है। अगली रचनाकार हैं मैत्रेयी पुष्पा, जिनका जन्म वर्ष है 1944। प्रश्न है, मैत्रेयी पुष्पा ने किन उपन्यासों के माध्यम से साहित्य जगत में विशिष्ट पहचान बनाई है? तो इनके उपन्यास है इदन्नमम और चाक। ठीक है, इदन्नमम। ठीक है, इदन्नमम इनका एक उपन्यास है और चाक इनका एक उपन्यास है, जिनकी वजह से इनको विशेष रूप से प्रसिद्धि मिली है। ठीक है, उपन्यास की विधा के संदर्भ में अगर हम बात करें। ठीक है, तथ्य देख लेते हैं। इदन्नमम और चाक जैसे उपन्यासों के माध्यम से सहसा अपनी विशिष्ट पहचान कायम कर लेने वाली कथा लेखिका हैं। मैत्रेयी पुष्पा ने कहानियों के क्षेत्र में भी अच्छी ख्याति अर्जित कर ली है। अगला प्रश्न है, नन्मनिया प्रकाशन वर्ष 1996 और गोमा हस्ती है प्रकाशन वर्ष 1998 किसके कहानी संग्रह है? सही उत्तर होगा मैत्रेयी पुष्पा के कहानी संग्रह। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। अब तक आपने 3 कहानी संग्रह प्रकाशित लिखे हैं। 3 कहानी संग्रह इनके। चिन्हार प्रकाशन वर्ष 1991, नन्मनिया 1996 और गोमा हस्ती हैं 1998। अगला प्रश्न है, मैत्रेयी पुष्पा की वास्तविक रचना शक्ति किसमें लक्षित होती है? सही उत्तर है स्त्रियों की अस्मिता के लिए छेड़े गए अविराम संघर्ष में। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। मैत्रेयी में सामाजिक जड़ता के प्रति गहरा आक्रोश है, राजनीतिक छद्म की परतों को उधेड़ कर सच्चाई को उजागर करने का साहस है और नौकरशाही के चरित्र का अंग बन गए भ्रष्टाचार के प्रतिरोध की क्षमता भी है। किंतु उनकी वास्तविक रचना शक्ति स्त्रियों की अस्मिता के लिए छेड़े गए उनके अविराम संघर्ष में ही लक्षित होती है। अगला प्रश्न है, चिन्हार प्रकाशन वर्ष 1991 कहानी संग्रह की लेखिका कौन है? सही उत्तर होगा मैत्रेयी पुष्पा। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। मैत्रेयी की कहानियों में यूँ तो समकालीन जीवन यथार्थ के विविध परिदृश्य उभरते हैं और हम संक्रमणकालीन समाज के अंतर्विरोधों का साक्षात्कार करते हैं, किंतु मूलतः आपने अपना ध्यान सदियों के गहन अंधेरे को चीर कर रोशनी की तलाश में आगे बढ़ती हुई स्त्रियों के जीवन पर ही केंद्रित किया है। चिन्हार की सरजू, फैसला की वसुमती। अब यहाँ अगर हम देखें तो हर एक कहानी के जो विशेष या प्रमुख पात्र हैं उसके विषय में यहाँ बताया गया। जैसे अगर हम चिन्हार कहानी की बात करें तो चिन्हार कहानी की पात्र सरजू, फैसला कहानी की पात्र वसुमती, सिस्टर कहानी की पात्र डोरोथी। एक मिनट। डोरोथी। सेंध की कलावती, सेंध कहानी की कलावती, अब फूल नहीं खिलते कि झरना, ललमनिया की मोहरा या मोहरो, गोमा हस्ती है कि गोमा या गोमती, सभी हमें। ठीक है, तो ये सभी पात्र जो हैं वो आप ध्यान देंगे कि इन कहानियों की ये नायिकाएं हैं। ठीक है, ये सभी पात्र हमें आकृष्ट और प्रभावित करती हैं, कोई अपनी तेजस्विता से तो कोई अपनी अंतरात्मा की निर्मलता और पवित्रता से, कोई पीड़ा को भीतर ही भीतर पी जाने वाली अपनी सहनशीलता से तो कोई अपनी सहजता और ममता से, कोई अपने अदम्य साहस जिजीविसा और विवेक से तो कोई अपनी नारी सुलभ तिरछी मुस्कान से। अगली कहानीकार हैं नमिता सिंह। नमिता सिंह का जन्म वर्ष है 1944। पहला प्रश्न है, नमिता सिंह के अब तक कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? सही उत्तर क्या होगा? 7 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। तथ्य देख लेते हैं। समकालीन संक्रमणशील समाज के जटिल यथार्थ के अंदरूनी कारकों को गहरी और विवेकनिष्ठ निगाहों से देखने परखने वाली कहानी लेखिका है। अब तक आपके 7 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनमें पहला है खुले आकाश के नीचे प्रकाशन वर्ष 1978, राजा का चौक प्रकाशन वर्ष 1982, नील गाय की आंखें प्रकाशन वर्ष 1990, जंगल गाथा 1992, निकम्मा लड़का 1997, मिशन जंगल और गिनीपन गिनीपन प्रकाशन वर्ष 2007, उत्सव के रंग 2014। तो ये सभी कहानी संग्रह हैं नमिता सिंह के। अगला प्रश्न है, नील गाय की आंखें प्रकाशन वर्ष 1990 और जंगल गाथा 1992 की लेखिका कौन है? सही उत्तर होगा नमिता सिंह। अगला प्रश्न है, नमिता सिंह की कहानियों में विसंगतियों के प्रति कैसा स्वर विद्यमान है? सही उत्तर होगा एक दृढ़ विवेकनिष्ठ रचनात्मक प्रतिरोध। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। आपकी कहानियों में समकालीन समाज का पूरा परिदृश्य प्रतिबिंबित है। उपभोक्तावाद के दबाव से मानवीय संवेदनाओं का छिजना, विकास कार्यों के साथ प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार की वृद्धि, ईमानदार कर्मचारियों का उत्पीड़न, बदलते आर्थिक समीकरण, सांप्रदायिकता की नई शक्ल, जातिगत संकीर्णता, निम्न और शोषित वर्ग में आई नई जागृति और उसकी विद्रोही मुद्रा, नारी उत्पीड़न
मध्यवर्गीय परिवारों के अंतर विरोध, ये सभी स्थितियाँ उनकी कहानियों में आप देख सकते हैं। विशेष बात यह है कि इन सारी कुरूपताओं और विसंगतियों के प्रति प्रतिरोध के भाव होते हुए भी ना तो आप में कहीं आवेगज क्षोभ है, ना आक्रोश। एक दृढ़ विवेकनिष्ठ रचनात्मक प्रतिरोध का स्वर सर्वत्र विद्यमान है। मानवीय संबंधों की कोमलता, सरसता और मूल्यधर्मिता का अंतर्वर्ती स्रोत भी आपके यहाँ अभी रेत नहीं बन पाया है। निश्चय ही आप व्यापक सामाजिक उद्देश्यों के प्रति समर्पित होने के साथ ही अपनी कला के प्रति भी सचेत रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, उत्सव के रंग प्रकाशन वर्ष 2014 किस कहानीकार का संग्रह है? सही उत्तर होगा नमिता सिंह। ठीक है। अगली रचनाकार हैं डॉक्टर कुसुम खेमानी, इनका जन्म वर्ष है 1944। प्रश्न है, डॉक्टर कुसुम खेमानी के कहानी संग्रहों में कौन सा शामिल है? सही उत्तर क्या होगा? उपर्युक्त सभी शामिल है, यानी सच कहती कहानियाँ। इनका एक कहानी संग्रह है अनुगूंज जिंदगी की, यह भी एक कहानी संग्रह है। अचंभा प्रेम, यह भी एक इनका कहानी संग्रह है। तथ्य देख लेते हैं, इनके कुल 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। सच कहती कहानियाँ प्रकाशन वर्ष 2013, अनुगूंज जिंदगी की 2015 प्रकाशन वर्ष, अचंभा प्रेम 2015 प्रकाशन वर्ष। अगला है, इन संग्रहों में आदिम और चिर परिचित प्रेम अपने अचंभेपन के साथ ही चित्रित हुआ है। अगली रचनाकार हैं उषा किरण खान, जिनका समय है 1945 से 2024। पहला प्रश्न है, उषा किरण खान की कहानियों की विशिष्ट पहचान और शक्ति क्या है? सही उत्तर क्या होगा? मनुष्यता के प्रति अटूट आस्था इनकी विशिष्ट पहचान है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। आपकी कहानियों में आंचलिकता का स्पर्श अवश्य है, किंतु इस आंचलिकता की लोकगंध ने आपको आधुनिक जीवन की अंधी अमानवीय व्यावसायिक दौड़ से जूझने और मनुष्यता के कोमल मासूम तत्वों को बचाए रखने की शक्ति प्रदान की है। अगला प्रश्न है, नारियां जलकुंभियां हैं, यह प्रसिद्ध कथन किस लेखिका का है? सही उत्तर क्या होगा? उषा किरण खान। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। आपकी कहानियों में नारी पात्र विशेष आकर्षित करती हैं। यह हर वर्ग और स्तर के हैं। इनमें आत्मविश्वास है, मानवीयता है और विपरीत स्थितियों में संघर्ष की दृढ़ता और क्षमता है। आधुनिकता के दबाव से यह नारी पात्र टूटने, बिखरने और हताश होने के बजाय पुरुष वर्चस्व वाले क्रूर समाज से जूझने का साहस रखते हैं। लेखिका के शब्दों में, नारियां जलकुंभियां हैं। जब इंद्र वर्षा नहीं देता, सूर्य प्रचंड हो उठता है, वरुण निष्प्रभावी हो जाता है और धरती सारे बीज निगल जाती हैं, तब भी जलकुंभियां मरती नहीं, अपने अंदर जल का स्रोत छुपाए रहती हैं। वस्तुतः आधुनिक मध्यवर्गीय समाज में सभी स्तरों पर व्याप्त घोर अमानवीयता और मूल्यहीनता के इस दौर में मनुष्यता के प्रति अटूट आस्था ही उषा किरण खान की विशिष्ट पहचान और शक्ति है। तो यह जो कथन है यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है लेखिका के शब्दों में, यानी उषा किरण खान के ये शब्द हैं, नारियां जलकुंभियां हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, कासवन प्रकाशन वर्ष 1998 और जलधार प्रकाशन वर्ष 2002 किसकी रचनाएं हैं? सही उत्तर क्या होगा? उषा किरण खान। तथ्य देख लेते हैं। इनकी कहानियां यानी उषा किरण खान की कहानियां समकालीन जीवन यथार्थ को आकार देने वाली परिचित कथाभूमि से अलग मानवता के बीच सूत्रों की तलाश की कहानियां हैं। आपके कुल 7 कहानी संग्रह हैं। पहला है विवश विक्रमादित्य प्रकाशन वर्ष 1983। ठीक है। उसके बाद है दूबधान प्रकाशन वर्ष 1980। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे कुछ थोड़ा मिस्टेक हो गया है। विवश विक्रमादित्य प्रकाशन वर्ष 1983, दूबधान का प्रकाशन वर्ष है 1980। ठीक है, ये यहाँ नीचे शिफ्ट हो गया है। ठीक है, 1980 दूबधान का प्रकाशन वर्ष है। अगला है गीली पांख। गीली पांख का प्रकाशन वर्ष है 1995। ठीक है, फिर कासवन 1998, जलधार 2002 और अगला है जन्म अवधि घर से घर तक। ठीक है, विवश विक्रमादित्य का अगर हम देखें तो 1980 प्रकाशन वर्ष है। विवश विक्रमादित्य 1983, दूबदान का 1980, गीली पांख का 1995, कासवन का 1998, जलधार 2002 और जन्म अवधि घर से घर तक 2 कहानी संग्रह और हैं। ठीक है, तो ऐसे कुल 7 कहानी संग्रह हैं किनके? उषा किरण खान के। अगला प्रश्न है, उषा किरण खान ने हिंदी के अलावा और किस भाषा में कहानियाँ लिखी हैं? सही उत्तर होगा मैथिली भाषा में इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं। अगली कहानीकार हैं कमल कुमार, इनका जन्म वर्ष है 1946। प्रश्न है, कमल कुमार की कहानियों में मानवीय मूल्यों के साथ साथ किसका एहसास मिलता है? सही उत्तर क्या होगा? मध्यवर्गीय जीवन की कुरूपताओं और विसंगतियों का एहसास मिलता है।
संबंधित तथ्य देख लेते हैं। कमल कुमार की गहरी मानवीय संवेदना के धरातल पर मध्यवर्गीय जीवन की कुरूपताओं और विसंगतियों का एहसास कराने वाली कहानियाँ इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि उनमें अब भी आदमी के भीतर विद्यमान आत्मीयता और कोमलता रह रह कर कौंध जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वैलेंटाइन डे प्रकाशन वर्ष 2002 और मदर मेरी प्रकाशन वर्ष 2014 किसके कहानी संग्रह है? सही उत्तर होगा कमल कुमार के कहानी संग्रह है। तथ्य देख लेते हैं। पिछले 2 दशकों के भीतर आपके कुल 6 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनमें पहचान पहला है, प्रकाशन वर्ष 1984 है, क्रमशः 1996 है, फिर वहीं से शुरू 1998 प्रकाशन वर्ष है, वैलेंटाइन डे 2002 प्रकाशन वर्ष है, घर बेघर 2006 प्रकाशन वर्ष है, मदर मेरी तथा अन्य कहानियाँ 2014 प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है, कमल कुमार के अनुसार पुरुष वर्चस्व के नीचे दबकर फासिल बनी स्त्री आज भी कैसी है? सही उत्तर क्या होगा? बी, आर्द्र और ममतामयी है। कमल कुमार के अनुसार पुरुष वर्चस्व के नीचे दबकर फासिल बनी स्त्री आज भी आर्द्र और ममतामयी है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। इन कहानियों में वैविध्य है, बाहरी जीवन यथार्थ के बहुविध परिदृश्य और स्थितियां हैं, भौतिक सुख सुविधा की दौड़ में जड़ और स्वार्थी होते समाज के अनेक रंग हैं, किंतु मनुष्य के भीतर की दुनिया का वह स्तर भी शेष है जहाँ मानवीय मूल्यों एवं संवेदनशील स्थितियों की निरंतरता लक्षित की जा सकती है। विशेषतः हड़प्पा सभ्यता के समय से आज तक पुरुष वर्चस्व के नीचे दबकर फासिल बनी स्त्री आज भी फासिल बनी स्त्री आज भी आर्द्र है, यहाँ आई हो गया है, आर्द्र और ममतामयी है। यही स्थिति अत्यंत सामान्य और छोटे तबके के आदमियों की भी है। लेखिका ने पारिवारिक संसार के रूप में यह जीवन सूत्र लब्ध किया है। अब यहाँ लेखिका का यह जो कथन है यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है कि जीवन को वृक्ष के समान सर्दी, गर्मी, धूप और बारिश सहते हुए आस्था और सनातनता के एहसास के साथ धैर्यवान होकर जियो, तब भीतर को कुछ भी विचलित नहीं करेगा। जीवन की सारी विद्रूपताओं और विसंगतियों का शोर बाहर के यथार्थ से टकराकर लौट जाएगा। मनुष्यता में अविचल आस्था ही लेखिका की कहानियों की निजी पहचान है। मैत्रेयी पुष्पा, नमिता सिंह और उषा खान जैसी लेखिकाओं ने हिंदी कहानी को ग्रामीण यथार्थ, स्त्री अस्मिता और मानवीय मूल्यों के अनूठे संगम से समृद्ध किया है। ठीक है, अगले कहानीकार हैं दीपक शर्मा, इनका समय है 1946। पहला प्रश्न है, दीपक शर्मा ये भी महिला कहानीकार हैं। ठीक है, अभी हम जितने भी रचनाकारों को पढ़ रहे हैं वो सभी महिला कहानीकार के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, प्रश्न है, दीपक शर्मा का वह कहानी संग्रह कौन सा है जो वर्ष 2024 में प्रकाशित हुआ है? सही उत्तर क्या होगा? बी, दम बेदक। ठीक है, दम बेदक। तथ्य देख लेते हैं। इनके कुल 22 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पहला है हिंसाभास। ठीक है, हिंसाभास है 1993 प्रकाशन वर्ष, दुर्गभेद 1994, परखकाल 1994, बवंडर 1995, 1996 रनमार्ग, उत्तरजीवी 1997, अतिशी शीशा 2000, आपद धर्म 2001, चाबुक सफ़र 2003, रथक्षोभ 2008, रथक्षोभ 2006, दूसरे दौर में 2008, घोड़ा एक पैर 2009, लचीले फीते 2010, तलघर 2011, धनचीता 2012, ऊंची बोली 2015, स्पर्श रेखाएं 2017, उपछाया 2019, दम बेदम भी है और दम बेदक भी है। तो दम बेदम जो है वो 2021 है, पिछली घास 2021 है, नीली गंध 2022 है और दम बेदक 2024 है। ठीक है, तो ये 22 कहानी संग्रह हैं दीपक शर्मा के। अगली कहानीकार हैं डॉक्टर अर्चना वर्मा, इनका समय है 1946 से 2019। पहला प्रश्न है, स्थगित प्रकाशन वर्ष 1987 किसका कहानी संग्रह है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? अर्चना वर्मा। तथ्य देख लेते हैं। इनके कुल 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। पहला है स्थगित 1987 प्रकाशन वर्ष, दूसरा है राजपाट तथा अन्य कहानियाँ 2010 प्रकाशन वर्ष। ठीक है, अगली कहानीकार हैं लता शर्मा, इनका समय जन्म वर्ष है 1947। प्रश्न है, लता शर्मा की कहानियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सही उत्तर क्या होगा? वे उन विषयों को चुनती है जिन पर संभ्रांत लेखिकाएं प्रायः चुप रहती हैं।
तथ्य में देख लेते हैं, लता शर्मा की कहानियाँ समकालीन स्त्री जीवन की विडंबनाओं को रेखांकित करने के साथ साथ स्त्री मुक्ति का एक संवेदनशील एजेंडा भी प्रस्तुत करती हैं। आपकी कहानियाँ स्त्री लेखन के नितांत निजी और झकझोर देने वाले अनुभवों की दस्तावेज है। उन्होंने उन विषयों को भी अपनी कहानियों में लिया है जिन पर शिष्ट संभ्रांत लेखिका या तो चुप रहना पसंद करती हैं या उनका दार्शनिकीकरण करने लगती हैं। ठीक है, तो यह भी एक विशेष पहचान है इनकी। अगला प्रश्न है, जिन दिन देखे वे कुसुम, प्रकाशन वर्ष 2006 और मैं अरना 2018। ठीक है, किनके कहानी संग्रह हैं ये? तो ये हैं लता शर्मा के कहानी संग्रह हैं। इनके कुल 5 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पहला है आखिरी नाम अल्लाह का, 2003 प्रकाशन वर्ष, जिन दिन देखे वे कुसुम 2006 प्रकाशन वर्ष, देवता बोलते नहीं 2012, 9 बार 2014 और मैं अरना 2018। अगली कहानीकार हैं नासिरा शर्मा, इनका जन्म वर्ष है 1948। प्रश्न है, नासिरा शर्मा के किस कहानी संग्रह में ईरान की धरती और वहाँ के आम आदमी का संघर्ष चित्रित है? सही उत्तर क्या होगा? शामी कागज। शामी कागज कहानी संग्रह में ईरान की धरती और वहाँ के आम आदमी का संघर्ष चित्रित है। तथ्य देख लेते हैं, देश काल धर्म जाति संप्रदाय के भेदों से ऊपर उठकर एक दिल और एक दिमाग वाले इंसान के दुख दर्द उत्थान पतन को आकार देने वाली कहानीकार हैं। अब तक आपके 10 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। इन 10 कहानी संग्रहों में पहला कहानी संग्रह है शामी कागज, जिसका प्रकाशन वर्ष 1980 है। पत्थर गली 1986, संगसार या संगमरमर, एक मिनट, संसार 1993, इब्ने मरियम 1994, सबीना के 40 शोर 1997, खुदा की वापसी 1998, इंसानी नस्ल 2001, दूसरा ताजमहल 2002, गलियों के शहजादे 2019 और सुनहरी उंगलियां 2023। ये सभी कहानी संग्रह किनके हैं? नासिरा शर्मा के हैं। तथ्य देख लेते हैं, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी आदि कई भाषाओं के मर्मज्ञ नासिरा शर्मा का रचना संसार व्यापक मानवीय संवेदना का संसार है। उनकी कहानियों में ईरान की धरती से जुड़े वहाँ के आम आदमी का संघर्ष और दुख दर्द है। रूढ़ियों में जकड़ी किंतु आधुनिक जीवन की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए बेचैन पिछड़े वर्ग की मुसलमान जनता है। तानाशाही के विरुद्ध ईरानी जनता का संघर्ष है। फिलिस्तीनी गुरिल्लाओं की दर्दनाक फटेहाली है। दूसरे विश्व युद्ध के दौर में बेहद तनाव की जिंदगी जीने वाले यहूदी हैं। आधुनिक सुविधाओं से वंचित हिंदुस्तान की गरीब जनता है। पुरुष प्रधान समाज में हदीस, शरीयत और कुरान में औरतों को दिए गए अधिकारों की जानकारी से लैस अपने हक के लिए संघर्ष करती मुस्लिम औरतें हैं। धर्म, जाति, भाषा और संप्रदाय के ऊपरी भेदभाव को लेकर आपस में टकराने वाले इंसानों की छिजती संवेदना का गहरा एहसास और दर्द है, अर्थात वह सब है जो आज की ज़िंदगी को समग्रता में उपस्थित करने के लिए ज़रूरी है। अगला जो प्रश्न है वो है, नासिरा शर्मा की कहानियों की सबसे बड़ी शक्ति क्या मानी गई है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इंसानियत को उभार कर ऊपर लाने की प्रतिबद्धता। तथ्य देख लेते हैं, इन सब के बावजूद हिंदुस्तान की बहुलतावादी संस्कृति से प्रभावित नासिरा शर्मा की कहानियों की सबसे बड़ी शक्ति सारे भेद प्रभेदों के ऊपरी आवरण के नीचे दबी इंसानियत को उभार कर ऊपर लाने की प्रतिबद्धता में निहित है। अगले कहानीकार हैं उषा महाजन, इनका जन्मवर्ष है 1948। प्रश्न है, उषा महाजन के कहानी संग्रहों में कौन सा शामिल नहीं है? सही उत्तर क्या होगा? सी यानी नहीं है। शोषित और अन्य कहानियाँ इनके कहानी संग्रह है। सावित्री ने कहा इनके कहानी संग्रह है। औरतें तथा अन्य कहानियाँ इनकी कहानी संग्रह है। नहीं है स्थगित। ठीक है, तथ्य देख लेते हैं, इनके कुल 4 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। शोषित और अन्य कहानियाँ प्रकाशित वर्ष 1990, सावित्री ने कहा 1996, सच तो यह है 2007, औरतें तथा अन्य कहानियाँ 2008। अगले कहानीकार हैं रीता शुक्ल, इनका जन्मवर्ष है 1950। पहला प्रश्न है, रीता शुक्ल की कहानियों की मुख्य विशेषता क्या है? सही उत्तर होगा यांत्रिक जीवन में आत्मीयता और मानवीय रिश्तों के स्नेह की खोज। संबंधित तथ्य देख लेते हैं, आज के यांत्रिक जीवन में मरुदेश में रिश्ती हुई आत्मीयता और रेत होते मानवीय रिश्तों के बीच स्नेह की बूंदों का संधान करने में अत्यंत निपुण हैं आप। रीता शुक्ल के इन संग्रहों में कनिष्ठा उंगली का पाप जैसी 87 पृष्ठ की लंबी कहानी भी है और चक्षुदाह, निबंध एवं छुटकारा जैसी छोटी कहानियाँ भी हैं। इनमें संक्रमण काल से गुजरता हुआ गांव भी है और शहरी मध्य वर्ग भी है। फिलहाल तो हम अगर देखें तो इनके संग्रहों में अगर देखें तो पहला है कनिष्ठा उंगली का पाप, ये संग्रह है और इसमें 87 पृष्ठ की यह एक लंबी कहानी है
और अगर हम कहानियों की बात करें तो चक्षुदाह है, निबंध है, छुटकारा है। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं डायरेक्ट कि छुटकारा जो कहानी है वह किन की कहानी है। अब अगर हम देखें तो इनमें संक्रमण काल से गुजरता हुआ गांव भी है और शहरी मध्य वर्ग भी है। गांव की गहरी आत्मीयता, अपनत्व, परंपरा, प्रियता और निश्चलता भी है और दुर्बलों, अपाहिजों और मासूम लोगों को लूटने के लिए किए जाने वाले छलछद्म भी हैं। इसी प्रकार शहरी मध्य वर्ग के अंतर्विरोध भी हैं और सामंजस्य की चेष्टाएं भी हैं। रीता शुक्ल का महत्व इस संक्रमणकालीन समाज की यथावत प्रस्तुति में नहीं वरन इस टूटते बिखरते समाज के भीतर अवशिष्ट जो कुछ श्रेष्ठ, सुंदर और रक्षणीय है उसे खंगाल कर सामने लाने, सहेजने और उनको सींचने वाली जड़ों की ओर संकेत करने के कारण है। इसी वैशिष्ट्य के चलते उन्होंने हिंदी कहानी के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान कायम की है। अगला प्रश्न है, कनिष्ठा उंगली का पाप, प्रकाशित वर्ष 1994, किस लेखिका की 87 पृष्ठों वाली लंबी कहानी है? सही उत्तर क्या होगा? रीता शुक्ल। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। इनके कुल 9 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। पहला है क्रॉचबद्ध तथा अन्य कहानियाँ, प्रकाशन वर्ष 1985, दंश 1985, शेष गाथा 1993, कनिष्ठा उंगली का पाप 1994, कासो कहो मैं दर्दिया 1997, मानुस्तन 1999, भूमि कमल 2009, कायांतरण और मृत्युगंध जीवनगंध 2011। ये सभी कहानी संग्रह हैं रीता शुक्ल के। ठीक है, तो यहाँ तक हमने प्रश्नों को देख लिया। अगली रचनाकार हैं मुक्ता, और मुक्ता से संबंधित आगे की जो भी कहानीकार हैं उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियोस को हाइप ज़रूर दें।